हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका पेपर था पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। तो हम बात कर रहे थे बीएड पोर्शन की, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसके साथ साथ जो भी आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं, जिसके भी एग्जाम होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 61 है ये आपका। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थीम बेस्ड करिकुलम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है, आपने यहाँ पर बताना है। फर्स्ट है ई लर्निंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर टू हैव अ डायलॉग प्रोस्पेक्टिव। सेकंड है आपका एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग पैटर्न रिलेशंस ऑफ कंसेप्ट। थर्ड है आपका चेंज इन द वे ऑफ पर्सन लर्नर टू लर्न। एंड द फोर्थ है आपका engaging with a complex problem or scenarios। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग पैटर्न रिलेशनशिप ऑफ कंसेप्ट। तो एक एग्जाम्पल थीम बेस्ड करिकुलम का क्या है आपका, जहाँ पर हम एम्फेसाइज करते हैं किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ पैटर्न रिलेशन ऑफ अ कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच फिलॉसफी डेवलप द मॉनिटरल सिस्टम इन क्लासरूम। तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, इसके अंदर आएगा आपका इस्लाम। ठीक है, इस्लामिक जो आपका एक तरह का सिस्टम है, उसके अंदर ही हम बात करते हैं मॉनिटरल सिस्टम की क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट है आपका स्कूल आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज, ये तो रिपीटेड ही क्वेश्चंस है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच फिलॉसफी बिलीव इन द ड्यूअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस प्रकृति एंड सोल। तो कौन सा दर्शन अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा के द्वंद्व में विश्वास करता है। ऑप्शन है आपका बुद्धिज्म, सांख्या, वेदांता एंड जैनिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सांख्या। तो सांख्या फिलॉसफी किस पर जो बेस्ड है, उसके अंदर आपके जो है उसमें हम बात करते हैं एक्सटेंशनलिज्म की, प्रकृति की और साथ ही साथ में सोल की, यानी कि आत्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। तो नॉट जहाँ पर आ जाता है तो इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट आपने ढूंढनी है कि जो इसमें से एजुकेशन फिलॉसफी का एक पर्पज नहीं है, वो आपने यहाँ पर बताना है। फर्स्ट है टू क्लैरिफाई वैल्यू एंड एम इन टीचिंग। सेकंड है टू प्रोफेशनलाइज द जॉब ऑफ टीचिंग। थर्ड है टू इंक्रीज द टीचर लव एंड द कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट। एंड द फोर्थ है टू क्रिटिकली एग्जामिन एजम्पशन बिहाइंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक दर्शन का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर आपने ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, टू इंक्रीज द टीचर लव ऑफ एंड कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट। ठीक है, इंटीग्रल एजुकेशन इज अ कंसेप्ट गिवन बाय। तो जो आपका समग्र शिक्षा का अवधारणा है यह किसके द्वारा दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरविंदो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी। तो जैन फिलॉसफी के द्वारा जो क्या है, इनमें से निम्नलिखित में से एक एम नहीं है इनकी एजुकेशन का। तो जैन फिलॉसफी का क्वेश्चन हमें पहले भी किसी एक एग्जाम में आया था, तो आप ये जो जैन फिलॉसफी है उसको एक बार अलग से खुद से पढ़ लेना, क्योंकि इसके बारे में हमने इतना डिटेल में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था। जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है तो एक बार आप खुद से इसके बारे में अलग से शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो फर्स्ट है आपका सम्यक जना, यानी कि राइट नॉलेज। सेकंड है आपका सम्यक संकल्प, सही संकल्प, यानी कि राइट डिटर्मिनेशन। एंड द थर्ड है आपका राइट वेट। फोर्थ है राइट कंडक्ट। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सम्यक संकल्पा, यानी कि राइट डिटर्मिनेशन। तो ये इसका क्या है, एम नहीं है। ठीक है, बाकी आपका राइट टू नॉलेज, राइट टू फेथ, राइट कंडक्ट, ये सारे इसके एम आ जाते हैं। नेक्स्ट है रेम इज प्लेस्ड ऑन। ये मैंने एमएड के जो एंट्रांस का आपके लिए वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था, तो इसका आंसर है मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इसमें से एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, इसमें आपके पास ऑप्शंस भी दी गई है। फर्स्ट है NKN स्टैंड फॉर न्यू नॉलेज नेटवर्क। तो NKN क्या है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो यहाँ पर नेशनल नॉलेज नेटवर्क आना था, तो न्यू यहाँ से क्या हो गया, ये तो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है। फिर मॉक आर ऑफलाइन कोर्स। तो ये आपको पता है ये एक तरह के ऑनलाइन कोर्सेज है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका नाम ही है। फिर है आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग
मिशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएशन, ये जो है ये आपका राइट है यहाँ से। फिर है आपका क्लॉक रेट ऑफ CPU इज मेजर्ड बाय गीगाबाइट्स, तो ये भी आपका जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर है परम शिवाय इज अ सुपर कंप्यूटर, तो ये इंडिया का अपने एक सुपर कंप्यूटर है। तो आपके पास ऑप्शन सी और ई क्या है आपका राइट है। चलिए फिर ऑप्शन में देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जिसने भी किया है बहुत ही राइट यहाँ से उसका आंसर है। एंड नेक्स्ट है आपका रैशनल चॉइस थ्योरी वॉज गिवन बाय, तो रैशनल चॉइस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये थ्योरी है एडम स्मिथ की, ठीक है। तो इन्होंने रैशनल थ्योरी की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट। तो यहाँ पर आपने अरेंज करना है इनको ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले आपका जो ऑप्शन में दिया है वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड जो आपका कमीशन आया था वो आया था 1952 से लेके 1953 में। तो 52 से लेके 53 के आसपास आपका आया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एंड मुदालियर कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड ईयर जब आपका प्लान आया था, 5 ईयर प्लान आया था, उस टाइम पर ही यह कमीशन आया था आपका। और साथ ही साथ में ये फॉर्मुलेट हुआ था 14 जुलाई 1964 को, और इसकी जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो 29 जून 1966 को सबमिट हुई थी। और इसके चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारिया, और आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने इसकी सिफारिश दी थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कब आया था 64 से लेकर 66 तक। फिर है नेशनल नॉलेज कमीशन, तो ये आपका करंट कमीशन है। ये 2005 से लेकर 2009 के आसपास आपका नेशनल जो नॉलेज कमीशन है वो आया था। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है आपका 1948 से लेके 1949 के आसपास आपका आया था। इसको हम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए इस कमीशन को हम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। फिर है जस्टिस वर्मा कमेटी। तो ये यहाँ पर एक जो जस्टिस वर्मा कमेटी है ये आपकी 2012 और 13 में आई थी। तो 2012 और 13 में अब देखते हैं सबसे पहले आपका क्या कौन सा यहाँ पर जो है वो आया था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डी का मतलब है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, राधा कृष्णन कमीशन। और ये 1948-49 में आया था। उसके बाद हमने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात की थी, मुदालियर कमीशन की, जो 1952 से 53 के बीच आया था। फिर है बी एजुकेशन कमीशन 1964 से 1966, अंडर सी नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि आपका 2005 से 2009 के बीच में आया था। और लास्ट हमारा है जस्टिस वर्मा कमेटी जो कि आपका 2012 से 2013 के बीच आया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NCF 2005 एम्फेसाइज द मोस्ट ऑन। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं NCF 2005 की जो अप्रोचेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द कंसेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW वॉज प्रपोज्ड बाय। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ईश्वर भाई पटेल कमेटी के द्वारा आपका जो है इसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे 10 ईयर स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क कब आया, तो इस तरह आप इनको भी एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। अब यहाँ पर भी आपको इसको अरेंज करना है। सबसे पहले है आपका द नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स। तो ये कब आया आपका नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स? ये आपका 1983 में आया। फिर है NCFTE, तो ये तो सभी को पता है, ये 2010 में आया था आपका, है ना। फिर है आपका NPE रिव्यू कमेटी, तो ये 1990 में आपका आया था ना। आचार्य और राममूर्ति कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर है नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, इसके बारे में हमने बात की थी, किसमें यशपाल कमेटी या यशपाल रिपोर्ट में भी हमने लर्निंग हुई। तो ये कब आया था? 1993 में आया था। फिर है द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी
क्वालिटी टीचर एजुकेशन। तो ये आपका कब आया था? ये आपका 2009 में क्वालिटी टीचर एजुकेशन की बात कही गई है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए। सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ ए क्या है, द नेशनल कमीशन ऑन टीचर। तो 1983 में सबसे पहले आपका ये आया, फिर आपका आया उसके बाद 1990 वाला, 1990 में क्या है आपका सी, है ना। फिर उसके बाद आपका आया 1993 वाला, 1993 में आपका क्या आया, नेशनल एडवाइजरी कमेटी यानी कि डी। एंड उसके बाद आपका आया द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द क्वालिटी टीचर एजुकेशन। तो ये कब आया? 2009 में। एंड द लास्ट में आपका आया NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, है ना, ये 2010 में आपका आया। तो ये आप इसने इस तरह से अरेंज करना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू NCFTE 2009 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर टीचर एजुकेशन। फर्स्ट है नॉट। यहाँ पर आपने स्टेटमेंट का ध्यान रखना है कि ये पूछा क्या है। नॉट आपको अगर यहाँ पर पहले ही दे दिया गया तो थोड़ा हिंट आपको मिल जाता है। टू क्रिटिकली एग्जामिन स्कूल करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, ये सब तो इसके अंदर आता ही आता है। फिर है टू हेल्प प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टू एंगेज विथ फील्ड एक्सपीरियंसेस फॉर कंस्ट्रक्टिव ऑफ नॉलेज, ये भी हमने इसे पढ़ा है। टू टीचर लर्न ओनली थ्रू थ्योरी टू अंडरस्टैंड साइकोसोशल एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा आपका, क्योंकि केवल इसमें जब हम ओनली की बात करते हैं तो इसका हम एक दायरा सेट कर देते हैं, बट जब भी हम दायरा सेट करते हैं तो उसका जो स्कोप है वो हमारा बहुत ही नैरो हो जाता है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव में चली जाती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो यही आ जाएगा, टू हेल्प टीचर्स टू डेवलपिंग कॉन्शियसनेस एंड द फाइनर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्शंस। तो ये भी इसका जो है सही है। ये तीनों ही ऑप्शन आपके क्या है, राइट है, बट इसको छोड़ के ये आपका यहाँ पर एक रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए है, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट है आपका, एजुकेशन वॉज पुट इन अ कंक्रीट लिस्ट थ्रू विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, यहाँ पर भी 42nd अमेंडमेंट में ही क्या किया गया था, आपका जो है कंक्रीट लिस्ट में जो है एजुकेशन को डाला गया था। तो जब आपकी, अब आप मुझे ये कमेंट करके बताना कि आपकी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी वो किस ईयर में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रिगार्डिंग मेटाकॉग्निशन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर भी नॉट पूछा गया है ना। सबसे पहले मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट ऑन सेल्फ। तो सबसे पहले तो मेटाकॉग्निशन का पता आपको होना चाहिए। जब हम सेल्फ की बात करें, खुद की बात करें, है ना, सेल्फ स्वयं के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है, जब हम इसकी बात करते हैं तो वो मेटाकॉग्निशन के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर तो सिंपली कहा गया है कि जब हम क्या करते हैं, थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग के बारे में। फिर है मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू द प्रोसेस यूज टू प्लान, मॉनिटर एंड असेस अदर अंडरस्टैंडिंग एंड अ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर अदर दे दिया गया है, तो यहाँ से आप हिंट लगा सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। फिर है मेटाकॉग्निशन इंक्लूड अ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस थिंकिंग एंड लर्निंग, यहाँ पर भी खुद की बात कही गई है। एंड द लास्ट है मेटाकॉग्निशन रिक्वायर स्टूडेंट टू एक्सटर्नलाइज मेंटल इवेंट। तो ये भी खुद की ही बात कही गई है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अ प्रोसेस बाय विच वी describes to the external world the reject impulse of id। अब id को हमने जब हम जब हम बात करते हैं किसके बारे में, id ईगो सुपर ईगो के बारे में, तो id और ईगो को मैनेज करने के लिए हम कुछ एक ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम बाहरी दुनिया को id के अस्वीकृत आवेग का श्रेय देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर, उसको कहते हैं हम प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है कि कोई चीज़ है उसको किसी अदर पे डाल देना, तो वो क्या हो गया, प्रोजेक्शन कहलाता है। एक तरह की प्रक्रिया होती है ना, जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो हमारे कुछ एक क्राइसिस होते हैं उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम किसी और को कारण बता देते हैं कि ये जो हमारी लाइफ में हुआ, अपने जो हम जब अपने ईद की बात करते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कहते हैं, जैसे कई बार आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, आप एकदम से बोल दोगे कि हमारा एग्ज़ाम इसलिए अच्छा नहीं हुआ, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो,
आप क्या बोल दोगे कि पढ़ाने वाला टीचर सही नहीं था, ठीक है, हमने अपना टाइम वेस्ट किया, या आप सिचुएशन को कहोगे कि जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म हम उसको एक्टिवेट करते हैं ताकि जो हमारा ईद है वो क्या रहे, एक तरह से जो हमारा ईद है वो सेटिस्फाइड रहे, है ना, प्लेजर मिलता रहे उसको। तो इसलिए हम कुछ एक इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, ईगो को सेटिस्फाइड, ईद को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का जो एक संघर्ष रहता है तो उसी को ही हम इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, अरेंज द थ्योरी इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किसके बेसिस पर, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, थ्योरी ऑफ लर्निंग का। तो E.L. थॉर्नडाइक की थ्योरी कब आई, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1905 में E.L. थॉर्नडाइक की थ्योरी आई, लॉ, जिसमें इन्होंने बेसिकली 3 लॉज की बात की थी। फिर है इवान पेब्लो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये 1903 में इन्होंने काम शुरू कर दिया था 1935 के बीच तक का, ठीक है। फिर है एल्बर्ट बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा ने 1977 में सोशल लर्निंग की बात कही है। फिर है क्लार्क हॉल, इन्होंने 1943 में ड्राइव रिडक्टिव थ्योरी की बात की है ना, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की इन्होंने बात की है। फिर है एडवर्ड, तो एडवर्ड यहाँ पर भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एडवर्ड टॉलमैन के बारे में पूछा गया। तो इन्होंने 1932 में जो है एक तरह के प्रोस्पेसिव थ्योरी की बात कही है, यानी कि कग्निशन मैपिंग की बात की है कि जो हमारा माइंड है वो किस तरह से काम करता है। इन्होंने मोस्टली जो है एनिमल एंड जो ह्यूमन बींग्स है उनके बीच का एक रिलेशन की ये बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि इसमें से जो कौन सी ऑप्शन है वो आपकी सही आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1903 वाला, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट इन्होंने ही किया, तो बी ऑप्शन आपकी सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो सबसे पहले आपके किसकी बात आएगी, बी हमारे पास किस में है, ये दोनों तो हमने एकदम साइड कर देने हैं। फिर बी इसमें भी है, इसमें भी है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया था कि सबसे पहले 1903 से 1935 के बीच पेब्लो ने बात कही थी, है ना, इवान पेब्लो ने। फिर E.L. थॉर्नडाइक ने 1905 में बात की थी। फिर है उसके बाद ए, उसके बाद क्या है आपका ए, तो ए किस में है, यहाँ पर आपका ए है। फिर है आपका एडवर्ड टॉलमैन, इन्होंने 1932 में जो थ्योरी दी थी वो कॉग्निटिव मैपिंग के ऊपर इन्होंने दी थी। एंड नेक्स्ट है आपका डी में क्या है, क्लार्क हॉल, इन्होंने 1943 में आपकी थ्योरी दी थी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है। फिर है आपका सी क्या है, एल्बर्ट बंडूरा, तो इन्होंने तो 1977 में पर सोशल लर्निंग थ्योरी जो दी थी। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, BAED&C, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको कुछ इसमें और कन्फ्यूज़न हो तो आपको अगर लगता है कुछ और आ सकता है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है बिल गेट इज़ अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस की टाइप्स की हम जब बात करी थी उसमें मैंने बहुत सारे टाइप्स आपको बताए थे। न्यूरलिस्टिक इंटेलिजेंस की हमने बात की थी, है ना, प्रकृतिवाद बुद्धि, जिनको जो भी नेचर में देखते हैं, जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं वो कुछ देखते हैं, या नेचुरलिस्ट होते हैं जैसे कि जूलॉजिस्ट हो गए आपके, है ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। फिर है लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस, जैसे कि आइंस्टाइन हो गए आपके, है ना, तो इस बिल गेट भी आपके कहाँ आ जाएंगे, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, इन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी है ना इनकी, तो कोडिंग डिकोडिंग, है ना, मैथ्स के फॉर्मूले, ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, लॉजिकली, जहाँ पर हम चीज़ों को देखते हैं। फिर है लिंग्विस्टिक क्या हो गया आपका, एक तरह से लिंग्विस्टिक की जब हम बात करते हैं भाषाई बुद्धि, जैसे कि बहुत ही अच्छा कोई डिबेट्स कर देता है ना, बहुत ही अच्छी किसी की भाषा होती है, बहुत ही अच्छे से कोई लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो नेता होते हैं हमारे, है ना, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये एकदम इनके पास क्या होता है, भाषा का जो ये उपयोग है वो बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। तो इनके पास क्या होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, या कवि हो गए, है ना, ये सारे हमारे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं। फिर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है, और आप इसमें मुझे डिफरेंस बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एक क्वेश्चंस। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा उससे रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।